नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संसद का शीतकालीन सत्र चालू हो चुका है और लगातार इस बार का सत्र जो है वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि पहले दिन ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। अब मोदी सरकार इस बार वक्फ जो संशोधन बिल पिछले सत्र में पेश किया था, उस बार इसको पारित करवाने के पूरे मूड में है। गृहमंत्री अमित शाह भी लगातार इसी को लेकर बातचीत करता है। विपक्ष लगातार बात कर रहा है या मुस्लिम संगठन लगातार बोल रहे हैं कि हम इस संशोधन में वक्फ में संशोधन नहीं होने देंगे। बात कर लेते कुछ लोग जुड़े हैं संसद के इस सत्र में क्या होने वाला है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल था वो पिछले कार्यकाल में पेश कर दिया गया। अब मोदी सरकार लगातार कह रही है कि इस बार उसको हम पारित कर देंगे, कानून बना देंगे, उसमें संशोधन कर देंगे। लेकिन विपक्ष हो और चाहे मुस्लिम संगठन हो, पहले भी कह रहे थे अभी भी कह रहे हैं कि इसको हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, बड़े लेवल पे इसके लिए प्रोटेस्ट किया जाए। क्या कहेंगे? ये तो इनकी विचारधारा देखिए। मोदी सरकार ने ये तो नहीं कहा वक्फ बोर्ड को खत्म ही कर देंगे। हमारी जैसी जनता तो कहती है खत्म ही करो। अगर चोट छोटी है उसका इलाज उसी समय कर दो, नासूर मत बनने दो, नहीं तो हाथ कटेगा ही कटेगा। अगर वो संशोधन कर रहे हैं मतलब विपक्ष को साथ चलना चाहिए। इसका मतलब विपक्ष क्या चाहता है कि वो जहां भी हाथ रखे वो जमीन उनकी हो जाए। मोदी सरकार यही तो कह रही है कि भैया तुमने अगर वक्त ने कहीं पे भी दावा डालना है तो एक आम इंसान को, उस इंसान को कोर्ट में जाने की इजाजत हो। वो वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगा जहां उन्हीं का जज है, उन्हीं का सुनने वाला है, उन्हीं के सारे बंदे बैठे हैं। वो सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए उसको छूट हो। लेकिन अगर ये क्या चाह रहे हैं कि भारत की जितनी जमीन है वक्फ बोर्ड कब्जा करता रहे, हम तो वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं। तो इससे भारत की जनता को समझना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या है। मोदी सरकार है न्याय नहीं कर रही है। न्याय का मतलब ये होता है कि उनका पूरा वक्फ बोर्ड खत्म कर देते। अब तक जितनी जमीनें उनके पास है वो सारी सरकारी खजाने में चली जाती। वो तो होता है न्याय। वो तो कह रहे हैं संशोधन करेंगे कि जितनी जमीनों के पास तुम्हारे पास कागजात है प्रूफ करो और लो, और जिनके नहीं है वो वापसी सरकारी खजाने में डाल दो। जितने दिन लूट के खा रहा था खा लिया, वो खत्म करो। लेकिन आप ये देखो हमारा विपक्ष कहाँ की डामाडोली कर रहा है। उसको ये नहीं है कि भारत की जमीन भारत के पास आ जाए, लोगों के हित के लिए आए, वहाँ अस्पताल बने, वहाँ विश्वविद्यालय बने, वहाँ स्कूल बने, वहाँ कॉलेज बने। वो नहीं चाहिए उनको। उनको ये है कि वो तो खुद ही कहते हैं उनके नेता विपक्ष ये कि जब तक हम हैं वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होने देंगे। अरे मूर्खो, उसके पास जितना पैसा, जितनी जमीन कब्जाई हुई है वो तुम्हारे जैसे सैकड़ों नेता खरीद लेगा। तुम्हारी औकात क्या तुम दोगे वक्फ बोर्ड को? तो ऐसे मूर्ख नेता अगर हम चुन करके लोकतंत्र के मंदिर में भेजेंगे, अपने राज्यों में उनकी सरकारें बनाएंगे, तो इसमें गलती मुसलमानों की नहीं है साहब। इसमें गलती वक्फ बोर्ड की नहीं है। इसमें गलती है इन 80 करोड़ हिंदुओं की, जो अपनी मूर्खता के कारण आटे की बोरी में बिक जाते हैं, चीनी की बोरी में बिक जाते हैं, 1100-1500 पेंशन में बिक जाते हैं, फ्री बस यात्रा में बिक जाते हैं। ये जो फ्री की रेवड़ी है, इनको ये नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे को 1100, 1500 दे के तुम्हें 5-5 किलो आटा दे करके ये लोग एक अलग समुदाय को मजबूत कर रहे हैं। और जब 1947 वाला दौर दोबारा आएगा तो तुम्हारे को तुम्हारे घर से ही लाठे मार के भगाया जाएगा और तुम कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, सब कुछ उनका। तुम्हारी कौन सुनेगा? वो तो कह रहे हैं ना कि ये जो जमीनें हैं ये अल्लाह को दान की हुई जमीनें हैं, लोगों ने अपनी इच्छा से दान की गई है। उस पे मोदी सरकार गंदी नजर डाल रही है। अडानी को दी जाएगी सारी जमीनें, और वो तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है ना, मेरी जमीन में किसी को भी दे दूं। वो भी यही कह रहे कि अल्लाह को दी हुई जमीन है, मोदी सरकार उस पर क्या हक बनाने वाली होती है? सर जी, इनसे ये पूछो जो मुगलों ने आपको जमीनें दी थी मुसलमानों को, वो मुगलों ने कहाँ से ली थी? अरब से लेकर के आए थे। हिंदुओं का ही तो नरसंहार कर करके उन्होंने ये जमीनें कब्जाई थी। हिंदुओं के ही तो गले काटे थे। कोई और धर्म तो था नहीं उस समय। किनके काटे थे पूछिए इनसे जा करके है। और हमारे सिख गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने पूरा परिवार बांट दिया सनातन बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। अन्याय के खिलाफ लड़े वो, अधर्म के खिलाफ लड़े वो। क्यों लड़े? क्या आवश्यकता थी उनको? पूछिए इनसे। और जब वो मुगल नहीं रहे, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने दावा डाल दिया ये हमारी है। तो क्या ईसाई आ जाएंगे कहेंगे लंदन इंग्लैंड से कि भैया ये तो हमारे अंग्रेजों की हुकूमत की जमीनें थी, वापसी दो। तो तुम कौन होते हो? और तुम तो जब बंटवारे के वक्त अपना सारा कुछ ले चुके हो, फिर भारत में क्यों दावा डालते हो? पूछो इनसे। और ये कौन सी ऐसी सरकारें थी जो हमने चुनी, हमारे बुजुर्गों ने चुनी, जिन्होंने इतना राइट दे दिया इनको? पूछिए, नहीं जवाब होगा। लेकिन उन सरकारों को तो अभी भी सपोर्ट है। वो तो अभी भी कह रहे हैं, चंद्रशेखर रावण भी खुल के कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, वक्फ बोर्ड में संशोधन होने नहीं देंगे। और कागजात की जब बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का भी कुछ वक्त पहले एक बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में ही 1.5 लाख एकड़ ऐसी जमीन है जिसके कागजात है नहीं, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर सरकार उनके ऊपर अपना हक बताती है, उसको लेती है, तो क्या माहौल दोबारा नहीं बिगड़ेगा देश का? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर वेदों पुराणों से लेकर के आज तक के काल में 2 ही जयचंद हुए। एक जयचंद पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ था
और एक जयचंद आप कह सकते हो रावण के साथ था विभीषण। विभीषण जो था ना वो धर्म के साथ खड़ा होकर धर्म को हानि पहुंचाने के लिए गया था, लेकिन जयचंद जो था ना वो अधर्म के साथ खड़ा होकर धर्म को हानि पहुंचाने के लिए गया था। तो ऐसे ही अधर्मी इस युग में भी हैं, इन दिनों भी घूम रहे हैं, इलेक्शनों में अलग अलग जगह आपको पाए जाएंगे। और ऐसे अधर्मियों के लिए, ऐसे गद्दार हिंदुओं के लिए बाला साहब ठाकरे ने एक बात बोली थी कि हिजड़ा वो नहीं है जो लाल बत्ती में ताली बजा करके भीख मांग रहा है, हिजड़ा वो है जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करता है। तो ऐसे हिजड़े जो है ना, हम ही 80 करोड़ में कहीं घूम रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि हमारा देश विकसित होगा नहीं होगा, हमारी सेना जो है ताकतवर होगी नहीं होगी, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य मजबूत होगा या नहीं होगा, हमारे देश से गरीबी हटेगी या नहीं हटेगी, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको है मेरे घर 5 किलो आटा दे दो, मेरे लिए बस यात्रा फ्री कर दो, मेरे लिए पुरानी यात्रा फ्री कर दो, मेरा घर नहीं बन रहा मुझे 500 रुपए दे दो, उसके पति को अद्धे पौए के पैसे दे दो, बस इनका जीवन यहीं तक है। तभी देखिए क्यों नहीं उभ रही है, क्यों गाड़ियों में नहीं घूम रहे ये लोग। लेकिन ओवैसी की उस बयान पे आप क्या कहेंगे जिसमें उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है अभी कुछ वक्त पहले कि 1.5 लाख एकड़ जमीन है, उनके कागजात नहीं है वक्त के पास, तो अगर आने वाले समय में सरकार उसको अपने अंडर लेती है तो नहीं लगता कि देश का माहौल एक बार फिर खराब होगा? क्यों होगा, मैं तो कहता हूँ संविधान से देश चल रहा है, पुरानी गलतियां जो हो गई, ये नई पीढ़ी है, एजुकेटेड पीढ़ी है, नौजवानों का देश है, मुसलमान भी तो पढ़ लिख रहा है, ऐसा तो नहीं है सारी सृष्टि के अंदर मुसलमान अनपढ़ है। अगर मुसलमान अनपढ़ होता कलाम साहब कहां से आ जाते, बिस्मिल्लाह खान साहब कहां से आते, वीर अब्दुल हमीद साहब कहां से आते? तो ये कहना कि मुसलमान अनपढ़ है ये सबसे बड़ी गलत बात होगी इस देश के अंदर। लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान है उसे यही कहना चाहिए, हिंदुस्तान में रह के जहां हम गंगा जमुना की बात करते हैं, जहां हम भाईचारे की बात करते हैं, मुगलों ने क्या किया क्या नहीं किया हमें मतलब नहीं है। मुगल काल को अगर हमारे सिख भाई याद रखे तो क्या गुरुद्वारे में नमाज पढ़ा देंगे? क्योंकि मुगल वजीर खान था, मुगल औरंगजेब था, उन्होंने ही अत्याचार करे, उन्होंने ही गुरुओं को शहीद किया, प्रताड़नाएं दी। अगर वो मन में आज भी रखे तो क्या भाईचारा कायम होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मुसलमानों को भी मुगल काल भूल जाना चाहिए, उनको महान कहना बंद कर देना चाहिए। आज के युग में पढ़े लिखे हो, अनएजुकेटेड नहीं हो तो कदम से कदम मिला करके चलो। कहो जी जो पहले हुआ जी, अगर भाईचारा खराब हो रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जे किए जा रहे हैं बखबोर्ड से, तो हमें ऐसा बखबोर्ड नहीं चाहिए। आओ पहल करो, लेकिन करते नहीं हो, फिर कहते हो भाईचारा खराब हो रहा है मोदी योगी के आने के बाद। कहां से हो रहा है भैया बताओ? वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ रही है? उनके अल्लाह को दी हुई जमीनें हैं, उनकी धार्मिक आस्था है, वो तो कहते हैं कि हमें फंड दो, हमें फंड दोगे तो हम उन जमीनों पे कुछ अच्छे स्कूल भी बनवा दे, यूनिवर्सिटी बनवा दे, अस्पताल खुलवा दे। अब तक क्यों नहीं बनाया इनसे पूछिए। और आपको पता है ये पुराना संसद भवन अंग्रेजों ने बनाया था, मुगलों ने तो नहीं बनाया था। कल को जा करके ये कहेंगे ये पुराना संसद भवन भी हमारा है और ये नया संसद भवन जिस जमीन पे बना है ये भी हमारी है, दे दो। फिर ये कहेंगे राष्ट्रपति भवन भी अंग्रेजों ने बनाया था, उससे पहले मुगल थे, राष्ट्रपति भवन था नहीं, ये जमीन भी मुगलों की है, यहाँ मुगलों का फलाना राजा जो रहता था ये भी दे दो। तो फिर धीरे धीरे करके आप पूरा भारत ही इनको दे दो, हम किराएदार बन जाते हैं। और वैसे भी ना मानो या ना मानो हम रहे तो किराएदारों की तरह ही रहे। हर जगह पे हिंदू पलायन का बोर्ड लेके खड़ा हो जाता है, हर घर के बाहर ये घर बिकाऊ का बोर्ड लग जाता है। तो भाईचारा निभाओ ना, ऐसे निभाना। लेकिन अगर पलायन का बोर्ड लगा के कर रहे हो भाईचारा है, तो वो काहे का भाईचारा है? पूछो इनसे, ये जवाब देना, इनसे पूछो जा करके, ये जवाब देंगे। इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, मुसलमान अगर अनएजुकेटेड है, हिंदू अगर ज्यादा उभर रहा है, संख्या में ज्यादा, इनको भिड़वा दो। अगर भिड़वा करके इनसे पूछिए आज मुसलमान 2% से 22% कैसे हो गया, पूछिए। अगर भाई इन्होंने कहीं पे मौका छोड़ा था, आप बताओ मुजफ्फरनगर दंगे हुए किसकी सरकार थी, केंद्र में कौन था, एयरफोर्स किसके पास थी, हमारी आर्मी किसके अंडर थी, रुकवा नहीं सकते थे। बंगाल के अंदर दंगे हो गए, क्यों नहीं रोका गया? केरला में दंगे हुए, नहीं रोका। कश्मीर में नरसंहार हो गया, नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि इनका टारगेट यही है, मुसलमान को पुचकारो, इसको पुछ करो, आपस में लड़ाओ और अपनी रोटियां सेको। आज महाराष्ट्र का मुसलमान जाग गया, देखो इतिहास रच दिया है उसने। 200 कितनी 27-28 सीटें दे दी भाजपा को, 29 सीटें दे दी। क्यों भैया? उसको समझ आ गई ना, मैं महाराष्ट्र जैसे राज्य में रह रहा हूँ जो आर्थिक तौर पर इतना मजबूत है, जो भारत के अंदर रेवेन्यू इतना देती है टैक्स के रूप के अंदर, कि हमें जरूरत नहीं है जातिवाद में बंटने की। हमें इस्लाम का पाठ मत पढ़ाओ, हम कुरान तुम्हारे से ज्यादा पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज भी तुम्हारे से अच्छे से पढ़ते हैं। हमें पता है हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्होंने साबित किया। तुम भी करो ना,
करके। संसद का शीतकालीन सत्र चालू हो चुका है। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी, क्योंकि पिछले मॉनसून सत्र में उसको प्रेजेंट कर दिया गया था, जेपीसी के पास भेज दिया। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं इस बार इसको हम कानून बना देंगे। हंगामेदार इस बार सेशन होने वाला है, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल कानून बनना चाहिए और उसमें जो संशोधन केंद्र सरकार चाहती है वो होना ही चाहिए। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वक्फ बोर्ड क्या करता रहेगा? किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा लेगा। अभी एक नया मामला है, मुझे जगह का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बट शायद उत्तर प्रदेश में ही कहीं से है, जहाँ 24 बीघे जमीन को भी वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। एंटीलिया को ये लोग अपना बता देते हैं। सिद्धिविनायक पे इन लोगों ने दावा ठोक दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। तो उसकी शक्तियों को अगर कम नहीं करेंगे तो वो तो एक दिन पूरे हिंदुस्तान में कह देगा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, क्या कर लोगे आप? आज भी वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान से ज्यादा क्षेत्रफल तो ऑलरेडी है। देश में रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है, दूसरे नंबर पे। कल को ये फिर से कहेंगे कि भैया हमें बीच में से हिंदुस्तान काट के एक अलग देश दे दो, फिर कहाँ जाओगे आप? तो ये वक्फ बोर्ड तो एक तरीके से देश को तोड़ने की साजिश है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। तो उसको बचाने के लिए मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करनी पड़ेंगी। जो कांग्रेस ने उसको अथाह पावर दे दी थी, उस पावर को कम करना पड़ेगा और इसके लिए संशोधन बहुत जरूरी है, जो केंद्र की सरकार कर रहेगी। अगर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया मोटा भाई ने, तो मोटा भाई जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों को जिस तरीके से साथ मिल रहा है, पहले भी मिला था, वक्फ बोर्ड जैसे प्रेजेंट हुआ था उसके बाद एक क्यूआर कोड का भी ट्रेंड चालू हुआ था कि क्यूआर से स्कैन कीजिए, जेपीसी को अपनी राय भेजिए। तो विपक्ष का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, साथ ही साथ ओवैसी, तौकीर रजा जैसा नेता पहले ही कह चुके हैं कि अगर वक्फ के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई तो मुसलमान आंदोलन करेगा, सड़कों पे आएगा। तो उसको किस तरीके से संभाला जाएगा इस बार? अच्छा आप एक बार बताओ, बिना छेड़छाड़ करे क्या मुसलमान आंदोलन नहीं कर रहा है? मुसलमान तो हर दिन बस आंदोलन ही कर रहा है ना। उनको तो तौकीर रजा जैसे मौलाना भड़का दे रहे हैं, झूठ झूठ भड़का रहे हैं, और वो लोग उसके बाद में आंदोलन करे जा रहे हैं। तो इस बात को तो बहुत समझने की जरूरत है ना। वो तो जहां भी रहेंगे आंदोलन ही करेंगे। तो उस आंदोलन की परवाह ना करो, देश के हित में जो कानून है उसको लागू करो। देश की जनता आपके साथ है, बहुमत आपके पास है, आप लागू करो, हम सब साथ हैं। लेकिन देश का माहौल तो खराब हो गई ना। आपने देखा बहराइच में एक मूर्ति विसर्जन जब कर रहे थे तब दंगे भड़के, संभल में आप अभी देख ही रहे। जब वक्फ पे बात आएगी, जब वो जमीनें जिसके खुद वैसे कहते हैं कि 1.5 लाख एकड़ उत्तर प्रदेश की ऐसी जमीन है जिनके हमारे पास कागजात नहीं है, तो सरकार तो उसको अपने अंडर लेगी और लेने के बाद माहौल खराब हो गई होगा। सर मैं बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ कि ये लोग, तो आपने बहुत अच्छा बोला कि ये लोग सिर्फ कानूनों का विरोध नहीं करते हैं, ये तो शोभा यात्राओं पे भी पत्थरबाजी करते हैं ना, ये तो पूजा पंडालों पर भी पत्थरबाजी करते हैं ना। तो कहाँ तक रोक लोगे आप? तो भैया आप हिंसा के डर से एक काम करो, फिर आपके अकॉर्डिंग तो मैं ये मान लेता हूँ कि हिंसा के डर की वजह से कि एक विशेष समुदाय आएगा, पत्थरबाजी करेगा, आगजनी करेगा, आप कुछ भी मत करो, फिर बर्खास्त कर दो सारी सरकारें, दे दो उनके हाथ में सत्ता, यही है ना। और नहीं तो देश तो संविधान से चलेगा ना। संविधान के दायरे में रहकर संशोधन किया जाएगा और संविधान को जो मानेगा वो उस पर दंगा नहीं करेगा, और जो उसके बाद भी दंगा करता है सीधे सीधे मान लेना वो संविधान को नहीं मानता है। सीधी सी बात है ना। यही तो एक मौका होता है पहचानने के लिए कि कितने लोग संविधान मान रहे हैं और कितने नहीं मान रहे। जो दंगाई भीड़ होगी, जो आगजनी करेगी, लोगों पर पथराव करेगी, उससे प्रशासन कुशलता से निपटेगा ना। जैसे संभल में निपटा, जैसे लखनऊ में निपटा, उसी तरीके से निपटेगी। और अगर प्रशासन नहीं निपट सकता है तो फिर प्रशासन है किस बात के लिए? सीधी सी बात है। तो ये काम प्रशासन का है और शासन का है। शासन कानून लागू करे और प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट कराए, बात खत्म। देश की जनता आपके साथ है। जो कुछ चंद लोग दंगाई होंगे उनका इलाज आप अपने हिसाब से करते रहो, जैसे संभल में किया था। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारे पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर वो जमीन दान में दी है, तो उस जमीन पर आपका हक कौन सा बनता है? वो हक हमारा है। आप एक बात बताओ ना, केरल का वो जो गांव था वहां पर लोग 1-2 साल से तो रहने नहीं आए होंगे, हजारों साल से रह रहे होंगे ना। अगर आज मेरा ही गांव है तो मेरे गांव में मेरी 100 से ज्यादा पुश्तें चली गई ना, 1000 साल से पुराना है ना। अगर उसमें कोई एक बोर्ड लगा देगा कि ये वक्फ की जमीन है, मैं दावा भी नहीं ठोक सकता उस पर, पता है आपको ये बात? मैं उसमें दावा भी नहीं ठोक सकता। तो उस पावर को कम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो कल को मेरी कोई भी बीघे की बीघे जमीन हथिया लेगा, मैं क्या करूंगा? तो देश को बचाना है तो वक्फ बोर्ड हटाना है, सीधी सी बात है। वक्फ बोर्ड इस देश में दिमक की तरह लगा हुआ है। देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। अगर ये वक्फ बोर्ड इसी तरीके से चलता रहा, एक दिन ये दूसरा पाकिस्तान मांग लेगा, आप यहीं रह जाओगे और ऐसे ही हाथ मलते रह जाएंगे हम लोग।